दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें आज हम उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। आइए सबसे पहले हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? दोस्तों जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है उत्सर्जन कहलाता है। और प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों में नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया आदि होते हैं। दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों में कौन कौन से अंग शामिल हैं? देखिए, वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख सहायक अंगों में यकृत, त्वचा और फेफड़े हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शरीर के उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, जिसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग तथा सहायक अंग यकृत, त्वचा और फेफड़े प्रमुख उत्सर्जन अंग के अंतर्गत शामिल हैं। आइए वृक्क के बारे में जानते हैं। वृक्क या किडनी। दोस्तों वृक्क या किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए, वृक्क की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्कों की संख्या 2 जोड़ा होता है। वृक्कों की संख्या 2 होती हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी होती हैं। दोस्तों किडनी के 2 भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग जिसको कार्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग जिसको मेडुला कहा जाता है। एक शब्द आप सुनते होंगे दोस्तों, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और जिसकी किडनी में विकार हो जाता है, कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। वृक्क यानी किडनी के कार्य कौन से हैं? दोस्तों रुधिर को छानना और अनावश्यक पदार्थों को हटाना, शरीर में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त के परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करना, उसकी मात्रा का नियमन करना और मूत्र निर्माण, ताकि जो शरीर के विषैले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर किया जा सके। तो ये वृक्क यानी किडनी के प्रमुख कार्य हैं। नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेफ्रॉन जो होता है ये आप देख सकते हैं, बाहरी भाग इसका कार्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहा जाता है नेफ्रॉन के बाहरी और भीतरी भाग को। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। दोस्तों इसकी संख्या तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। वोमेन संपुट क्या होता है? तो वोमेन संपुट जो होता है नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना होती है और नेफ्रॉन का कार्य रक्त का शोधन करना होता है। आइए मानव मूत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों मानव मूत्र जो होता है, देखिए ये जल, यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है। मानव मूत्र में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं इसमें 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% लवण, 0.3% क्रिएटिनिन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड उपस्थित होता है। और इसकी मात्रा, तो दोस्तों मानव मूत्र की मात्रा लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन होती है और इसका पीएच मान 6 होता है और ये जो है औसत हल्का अम्लीय होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों यकृत जो है यूरिया का निर्माण करता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और वृक्क जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा मूत्र का निर्माण करता है, जिसको मूत्रवाहिनी नली के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है।
आइए देखते हैं विभिन्न जंतु और उनकी उत्सर्जन क्रिया के बारे में। देखिए, एक कोश की जीवों का उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। सिलेंट्रेट्स के द्वारा जो उत्सर्जन होता है सीधे कोशिकाओं से। चपटे कृमि में उत्सर्जन ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम कोशिकाओं से होता है। एनेलिडा संघ में वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है और कशेरुकियों जंतुओं में वृक्क यानी किडनी के द्वारा उत्सर्जन प्रक्रिया संपादित होती है। आइए देखते हैं उत्सर्जन में सहायक अंग। तो एक तो लीवर यानी यकृत जो है उत्सर्जन का प्रमुख सहायक अंग होता है। दोस्तों, ये यूरिया का संश्लेषण करता है और शरीर से अल्कोहल और अन्य हानिकारक तत्वों का डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविशन करता है। तो लीवर प्रमुख उत्सर्जक सहायक अंग है। इसके अलावा फेफड़े या लंग्स। दोस्तों, फेफड़े जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। प्रमुख सहायक उत्सर्जी अंगों में त्वचा यानी स्किन होती है और ये अनावश्यक लवड़ों और यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है। अब आइए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में आइए कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? ये शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने का कार्य तंत्रिका तंत्र करती है। इसकी इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सूचना। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में जो सूचना होती है वो विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में प्रसारित होती है। आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ये कपाल और मेरुरज्ज तंत्रिकाएं इसमें शामिल होती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो कि मेरुरज्ज है इसमें शामिल होता है। तीसरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शामिल होता है। तो ये था तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग। आइए अब मस्तिष्क के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो मानव मस्तिष्क होता है उसका वजन लगभग 1400 ग्राम यानी 1400 ग्राम होता है। दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है जो कि लगभग 80% भाग इसका सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का कार्य जो है सोचना, हृदय गति का नियंत्रण और शरीर का संतुलन बनाना होता है। और मस्तिष्क के चारों ओर अस्थियों का खोल होता है जिसको क्रेनियम कहते हैं। उसके द्वारा हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये था मस्तिष्क के बारे में जानकारी। आइए मस्तिष्क के प्रमुख भागों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अग्र मस्तिष्क जो होता है जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, ये सेरिब्रम और डाईएसीफेनाल के द्वारा निर्मित होता है और डाईएनसीफेनाल में थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 भाग होते हैं। इसके अलावा मध्य मस्तिष्क जो होता है माइल्ड मिड ब्रेन, दोस्तों ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडुकल जो है इसकी महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क जो हाइंड ब्रेन होता है इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है और अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और डाईएनसीफेनाल होता है जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस अंग होते हैं। मस्तिष्क के भाग हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। सेरिब्रम, दोस्तों सेरिब्रम जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण क्षमता, चिंतन, विश्लेषण और समन्वय तथा बुद्धिमत्ता जो है ये सेरिब्रम से निर्धारित होता है।
मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है दोस्तों, ये श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन और खांसने और छींकने आदि का नियमन करता है। जबकि मस्तिष्क का सेरिबेलम ये शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दोस्तों, ये देखने और सुनने की क्षमता जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा, और थैलमस ये मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो ठंडा, गर्म और दर्द आदि को पहचानने का कार्य करता है। मस्तिष्क के बाद आइए जानते हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में, जिसको सुषुम्ना या मेरुरज्ज कहते हैं। दोस्तों, मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड का जो कार्य होता है, ये देखिए, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन और शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों अनकंडीशनड और कंडीशंस दो प्रकार की होती हैं, एक तो अबंधित और दूसरा अनुबंधित। और मेरुरज्जु की खोज दोस्तों मार्शल हॉल द्वारा की गई थी। उदाहरण है कि कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लिया जाना, ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, नार एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव क्या होता है? दोस्तों, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नार एड्रेनलिन नामक रासायनिक तत्व। न्यूरॉन क्या है? तो ये तंत्रिका ऊतक की इकाई होते हैं, और तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु, जिसको एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स कहा जाता है, उसके बीच का संपर्क बिंदु क्या है? तो युग्मानुबंध या सिनेप्सिस जो होता है, वो तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के बीच का संपर्क बिंदु है। आइए जानते हैं तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण परिधीय तंत्र या परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसमें देखिए दोस्तों, कपाल तंत्रिकाएं शामिल होती हैं, और कपाल तंत्रिका, ये देखिए, कपाल तंत्रिका जो होती है मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका होती है, जिसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। इनका कार्य पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है, और शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक यानी कि मोटर दोनों का कार्य करती हैं। मेरुरज्जु कोशिकाएं, जिसको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। दोस्तों, मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं जो हैं, वो उनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी यानी 62, और इनका कार्य हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दोस्तों, तो इसमें देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इनका कार्य स्वेद ग्रंथियों से स्राव, आंखों की पुतलियों का फैलाना, हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना, बाल खड़े होना, और इनके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और क्रोध की अनुभूति दोस्तों, ये जो है हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है, जिसको पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसका कार्य आँखों की पुतलियाँ सिकोड़ना, लार के स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरीय भित्ति में संकुचन, पाचक रसों में वृद्धि और इसके सामूहिक प्रभाव से आराम और सुख की अनुभूति, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य हैं। अब आइए देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। दोस्तों, हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है, वो कई ग्रंथियों से यानी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। दोस्तों देखिए, ऐसी कोशिकाएं ऊतक या अंग जो पदार्थों का संश्लेषण कर उनको स्रावित करती हैं, उनको ग्लैंड या ग्रंथियां कहते हैं। और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का स्रावण यानी सेक्रेशन जो होता है, ये ग्रंथियों के द्वारा होता है। ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और ये एंजाइम का स्राव करती हैं। इनमें स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन ग्रंथि होती है, ये हार्मोन का स्रावण करती हैं। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं।
तीसरा प्रकार ग्रंथियों का मिश्रित ग्रंथि होता है, जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय दोस्तों मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। आइए अब शरीर के सबसे महत्वपूर्ण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोफाइसिस सेरिब्राई जो होता है ये होता है, और इसका नियंत्रण करता हाइपोथैलेमस यानी पीयूष ग्रंथि का मास्टर होता है। वजन 0.5 से 1 ग्राम के बीच होता है। इसका व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों कपाल की स्फेनाइड हड्डी में उपस्थित होता है। तो आप जान लीजिए, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्लैंड कही जाती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ये TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कार्य थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करना है। दूसरा ACTH यानी एड्रिनोकार्टिकोटोपिक हार्मोन होता है, और एड्रिनल कार्टेक्स से पहले होने वाले स्राव का नियंत्रण करता है, और कार्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एक है सोमेटोट्रापिन हार्मोन। इसका अन्य नाम दोस्तों ये देखिए वृद्धि हार्मोन होता है, और इसका कार्य शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करना है। इसकी अधिकता से भीमकायता और कमी से बौनापन आता है। तो ये है सोमेटोट्रापिन हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन दोस्तों LTH हार्मोन, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, इसको दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, और इसका कार्य शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध का स्रावण करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ADH क्या है? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो होता है, इसको अन्य नाम एर्जिनाइन वास्पोरेशन यानी मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। इसका संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है, और संग्रहण पीयूष ग्रंथि में होता है। दोस्तों, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में ADH यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GTH यानी गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, तो GDH हार्मोन क्या होता है? दोस्तों, ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि वृषण में शुक्राणु जनन में सहायता करता है, और अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। इसके अलावा GTH हार्मोन मासिक धर्म का नियमन करता है। और देखिए LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। आइए महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। थायराइड ग्रंथि देखिए, आप इसका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में दोनों लैरिंग्सों के नीचे स्थित होती है, और ये थायरॉक्सिन T4 या ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 और आयोडीन की अधिक मात्रा जो है ये ट्राई आयोडोथायरोनिन की को कहा जाता है, और थायरॉक्सिन T4 इससे संबंधित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होते हैं, जिनका कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना, वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना, जनन अंगों के कार्यों का नियमन और जल संतुलन का नियंत्रण ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो रोग हैं, देखिए अधिकता से थायराइड की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? तो नेत्रोलेंधी गलगंड, जिसको ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है, और ये घेंघा रोग इसकी जो है अधिकता से होता है। आँख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती है इस रोग में। दूसरा है प्लूमर का रोग। तो दोस्तों, प्लूमर डिजीज जो है वो वजन में कमी, थायराइड ग्रंथि का फूलना और हाथ पैर कांपना आदि प्लूमर रोग में शामिल होते हैं। थायराइड की कमी से होने वाली रोग कौन से हैं? तो ये जड़ मानवता है, जो कि बच्चों में होने वाला रोग है। मिक्सिडमा
जो है वयस्कों को उपापचय संबंधी रोग है। घींघा, इसको गलगंड भी कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि हो जाती है, जिससे गले में एक फूली सी आकृति बन जाती है। और हाशिमोटो का रोग जो है ये शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला किया जाता है। थायराइड के बाद आइए देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि को। दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे उपस्थित होती है। और पैराथायराइड ग्रंथि जो है भ्रूण के एंडोडर्म से भी उत्पन्न होती है। और इनसे संबंधित जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन है, जिसको पैराथार्मोन और पैराथायरिन भी कहा जाता है। और रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर यह स्रावित होता है और इसका कार्य है कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने उस सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा प्रमुख जो है ग्रंथियों से संबंधित प्रश्नों को हमने इसमें देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।